अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के जाँ बहक होने वाले कारकुन जिले शाह के हवाले से आज निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि उसकी हलाकत पुलिस तशद्दुद से नहीं हुई बल्कि ये एक हादसाती मौत थी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका यह भी कहना था कि लोगों पर तशद्दुद करने की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। वो घर चले जाएंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे और ना ही गालिम गलोच और धमकियों से घबराएंगे। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने IG पंजाब को इस हवाले से हिदायत दी हैं कि मुकम्मल तहकीकात की जाए और अगर कोई ऐसी चीज सामने आती है जिसमें पुलिस की ज्यादती साबित हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार लोगों को जल्द अदालत में पेश कर दिया जाएगा। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि उनके कारकुन की मौत पुलिस तशद्दुद से ही हुई और इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खिताब में इस हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है जो इस मामले की तहकीकात करे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वज़ीर आला पंजाब को हटाने का मुतालबा भी किया है। उन्होंने कल लाहौर में एक रैली निकालने और खुद इसकी क़यादत करने का ऐलान भी किया है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी कहा कि कानूनी कार्रवाई के लिए वो लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन से भी कहा जाएगा कि निगरान वजीर आला और काबीना को काम से रोका जाए। अब मुस्लिम लीग नून जो है उसके रहनुमाओं ने भी आज गुफ्तगू की। अता तारक ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ किसी सानहे की तलाश में रहती है और उस पर सियासत करना चाहती है। उनका यह भी कहना था कि कारकुनों को बतौर ढाल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये जो वाकया है ये बड़ा ही अफसोसनाक है। इस मामले पर मुतज़ाद आ रहा है। तहकीकात किस तरह से आगे बढ़नी चाहिए ये बड़ा अहम सवाल है और तहरीक इंसाफ का क्या अदालती तहकीकात का मुतालबा दुरुस्त है। एक तो ये प्रोग्राम का इशू है जिस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। फिर पंजाब में इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद तहरीक इंसाफ और निगरान हुकूमत के दरमियान एक खासा तनाव पाया जाता है। तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत के हवाले से खदशात के अलावा वफाकी हुकूमत का जो किरदार है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी जमातें पंजाब की हद तक तो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम का जो है वो एक तरह से आगाज कर चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रही है। साबिक फौजी अफसरान और जजेस का इन जलसों में जिक्र हो रहा है। तहरीक इंसाफ भी जो इमरान खान बातें कर रहे हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को निशाने पर रखा हुआ है। ऐसा लगता है कि इंतखाबी बयानियों का महवर इन सियासी जमातों के यही मामलात होंगे जबकि उनकी हुकूमतों में परफॉर्मेंस के हवाले से जिक्र कम है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हो सका। अब इस बढ़ते हुए सियासी दर्जा हरारत में क्या गैर मुतनाज़े और पुरअमन इंतखाबात का इनकाद मुमकिन हो सकेगा? ये सवाल पहले सवाल से जुड़ा है और फिर क्या ऐसे इंतखाबात के नताइज को सियासी जमातें कबूल करेंगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जो कि बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से और इसके असरात ना सिर्फ खित्ते पर बल्कि मुस्लिम ममालिक के जो आपस के ताल्लुकात हैं उन पर भी बड़े गहरे होंगे। प्रोग्राम में आज उस हवाले से भी आखिरी सेगमेंट में बात होगी। ईरान और सऊदी अरब में ताल्लुकात बहाल करने और सिफारत खाने दोबारा खोलने पर इत्तफाक कर लिया गया है। अब चीन के तवस्सुत से तय पाने वाले मुआहदे के बाद जो है वो एक बाज़ाब्ता तकरीब में ईरान और सऊदी अरब और चीन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इन ममालिक ने ताल्लुकात को बहाल करने, अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत और सिक्योरिटी ताउन का जो मुआहदा था उस पर अमल दरामद का इयादा किया है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता बरसों में खासे कशीदा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में दोनों ममालिक के ताल्लुकात की वजह से खासा तनाव भी रहा है। ताल्लुकात की बहाली का उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तान के इन दोनों ममालिक के साथ जो ताल्लुकात की नोयत है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान के तनाजुर में यह खबर खासी अहमियत की हामिल है। इस खबर पर भी जो है वो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो है वो बात होगी। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान मौजूद होंगे, उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। इफ्तिखार दुरानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो आज के इस डिबेट में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून से, वो आज के इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज मैं करूंगा लेकिन एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ।
वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जो आज जिस खबर का मैंने जिक्र किया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाँ बहक होने वाले कारकुन के हवाले से निगरान वजीर आला पंजाब और आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब उससे कुछ देर पहले जो इमरान खान है उन्होंने इस मामले पर एक अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया है। मेरे साथ इफ्तिखार दुरानी साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं। दुरानी साहब, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन अब इस मामले पर तहकीकात किस तरह से आगे बढ़ सकती हैं? क्या होना चाहिए इस मामले के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल रहमान भाई, हमारा जो इस वक्त सोशल लेवल है या मोरालिटी लेवल आ गया है वो बड़ा ही दुखी लेवल पे मेरा ख्याल हम चले गए हैं कि हम ये बड़ा ही अजीम मुल्क हमने बनाया। इलामा इकबाल का ख्वाब था जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में बताया कि ये रियासत क्यों बननी चाहिए और इससे क्या अगराज और मकासद होने चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देना चाह रहा हूँ कि आज से 1500 साल पहले हमारा जब दीन आया, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दीन जब लेके आए थे, तो उस वक्त जो माशरती बुराइयां पीक पे थी। अच्छा, उनमें ना कुछ चीजें ऐसी थी जो उस वक्त की जो वहां की थी एम्पायर्स थी वो फॉलो नहीं कर रही थी, जो इस्लाम लेके आया। जंग के असूल नहीं थे इस्लाम से पहले, प्रिंसिपल ऑफ वॉर जो है वो इस्लाम लेके आया। फिर उसके बाद प्रिजनर राइट, कैदियों के हुकूक जो है वो इस्लाम लेके आया, क्योंकि उस जमाने में कैदियों के हुकूक नहीं थे। जंगी कैदियों के हुकूक इस्लाम लेके आया। लेकिन मेरी जो रियासत है ममलकत खुदादाद पाकिस्तान, जिसका जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जिसके ऊपर दो कवानीन अप्लाई होती हैं, इस्लाम के और जमहूरिया के, उसमें दिन दिहाड़े पुलिस कस्टडी में एक बंदे पे टॉर्चर करके, तशद्दुद करके, बेईमाना तशद्दुद करके उसको शहीद कर दिया जाता है। और मेरे वजीर आला जो है, मेरे तो नहीं है, सूबे के वजीर आला और आईजी पंजाब हंसते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे बताते हैं कि वो एक्सीडेंट से डेथ हो गई है उसकी। इससे बड़ा जुल्म इस मुल्क के साथ हो ही नहीं सकता रहमान भाई। मैं तो उस बंदे की जो वीडियोस देखता हूं, मैं अपने इमोशन नहीं कंट्रोल कर सकता कि मैं इस रियासत का बाशिंदा हूं जहां पे पुलिस तशद्दुद करके बंदे को मरवा देगी और उसके बाद उनके इतने गट्स होंगे कि वो दिन दिहाड़े झूठ बोलेंगे आके हमें कि वो ट्रैफिक हादसा है। रहमान भाई, उसके वालिद का बयान है, रिकॉर्ड है सोशल मीडिया पे, कि मुझे उसका फोन आया पुलिस कस्टडी में और उसने कहा कि मेरे जो है वालिदा को ना बताना, मैं गिरफ्तार हो गया हूं। ठीक है जी, अच्छा। वो वहां से निकलता है 7:07 में, जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है और वो डेड, मतलब वो मुर्दा हालत में पहुंचता है। ये साहिबान आके यहाँ पे बैठते हैं और वो वहां पे बताते हैं। आज मैं इस्लाम पेश करता हूँ जर्नलिस्ट को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए, उन्होंने कहा जी मुतमईन नहीं है आपके जवाब से। जर्नलिस्ट बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी तशद्दुद कैसे हो सकता है, एक बंदे को हादसा हो गया, उसको हड्डी कोई नहीं टूटी और उसके ऊपर तशद्दुद के निशान आ गए। अच्छा, वो वजीर आला साहब फरमा रहे हैं कि जी हमारा प्लान था, हम दूर जाके इनको वो करेंगे। जमान पार्क से 9 मिनट के फासले पे फोर्ट्रेस में आपके एक्सीडेंट बंदे को उतार रहे हैं। तीसरी बात, आप भी इससे 5 घंटे पहले बाकिर काजमी साहब हैं, एक बोल के रिपोर्टर है, उन्होंने ट्वीट किया इसके भाई का जो है बयान, जो हमारे बिलाल अली का, जो अली बिलाल है, उसके भाई का बयान है। वो कहता है, उससे पूछता है कि आया तहरीक इंसाफ ने कोई पैसे ऑफर किए? उसने कहा नहीं जी, मेरे तो इल्म नहीं हो, ना मेरे वालिद के इल्म में ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा लगता है आपको कि हादसे में हुआ? तो उसने कहा कि हम इतने बेवकूफ तो नहीं है, जब मुझे मेरा भाई की डेड बॉडी मिली तो मैंने तशद्दुद के निशान देखे उसके जिस्म पे, तो इतना तो मुझे पता चलेगा ना कि हादसे में और तशद्दुद में क्या फर्क है। आपने बेसिक ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्वेश्चन कर रहे हैं इस वक्त। मतलब कि पंजाब पुलिस और वजीर आला समझता है कि हमको बेवकूफ लोग हैं। तो इसमें जो क्या सर आपके ख्याल में तहकीकात अब कैसे, मतलब अदालती कमीशन से क्या मुराद क्या है तहरीक इंसाफ की, कि किस तरह का कमीशन हो, किस तरह की जुडिशल भी अगर इंक्वायरी इस वाकये की होनी है तो कैसी हो? देखिए रहमान भाई, ये तो मेरे चेयरमैन ने कहा हुआ है, मुझे तो एतमाद ही नहीं किसी पर। ऑनेस्ट टू गॉड मैं आपको बताऊं, मेरा दिल जो है टूट गया इसके बाद। मैं एक सियासी वर्कर हूं, गिरफ्तार होना ठीक है, मुझे गिरफ्तार कर लें, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे आप मेरे जो है उस पे जो सेक्सुअल ऑर्गन है उस पर टॉर्चर करेंगे आप।
आप मेरे अंदर डंडे घुसाएंगे आप मुझे मारने के लिए, मेरे पित्ते पे मारेंगे, मेरे सर पे मारेंगे यार। ये तो कहीं पे भी इंसाफ नहीं है। ये तो मेरा मजहब ही नहीं कहता, मेरा दीन ही नहीं बोलता। ये कहां के मुसलमान हैं? ये कौन सी नस्ल के लोग हैं? ये मैं तो हैरान हूं। ये जानवर है, इंसान है, कौन से लोग हम पे मुसलत हो गए हैं? कौन कमीशन करेगा, बताएगा उसको? और बच्चा वापस आ जाएगा, किसी पे तशद्दुद नहीं होगा। और मेरे नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल पहले कह के गए थे कि जुल्म मत करें लोगों पे। वो कहते थे इस्लाम में अगर किसी ने ज्यादती की है, जुल्म किए, कोड़े मारने हैं तो पब्लिकली लोगों के सामने मारें, ताकि चोरी छुपे तशद्दुद ना हो। आप कहते हैं कि मैं किसका कमीशन? मैं सर एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ये जरा जो जुडिशियल कमीशन वाला मामला है इस पर तारिक फजल चौधरी साहब से पूछ लूं। डॉक्टर साहब, जुडिशियल कमीशन इस मामले पर बनना चाहिए, क्या राय, आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाह। जुडिशियल कमीशन बिल्कुल बनना चाहिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बनना चाहिए। और इस मामले की ओपन ट्रायल होना चाहिए, तहकीकात भी ओपन होनी चाहिए, ताकि जो भी हकायक हैं वो कुछ तो सामने आए हैं, और मजीद अगर किसी को शक शुबा है तो वो भी सामने आ जाए। अब ज़ाहिर है ये बातें सोशल मीडिया के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए ही पूरी कौम तक पहुंच रही हैं। मौके के गवाह ना, मिसाल के तौर पे अभी आपके प्रोग्राम में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जी, ये उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर बातें कर रहे हैं, जिस तरह मैंने कहा कि जो मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज के जरिए मुझ तक या आप तक पहुंच रही है या दुरानी साहब तक पहुंच रही हैं। अब वो वर्जन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनाया हुआ है, दुरानी साहब जाहिर है उसी वर्जन को अपनाएंगे और उसी का दिफा करेंगे। जो पुलिस की और आईजी साहब की वर्जन है, जिसमें उन्होंने टाइम के साथ, टाइम लाइन के साथ तमाम फैक्ट्स बताए हैं कि किस तरह हादसा हुआ, किस तरह उस मासूम को लेके जाया गया हॉस्पिटल जहां उसकी मौत की तस्दीक हुई। फिर उसके बाद वो दो लोग जो उन्हें छोड़ के गए वो कौन है, उनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया गया, उनकी आइडेंटिफिकेशन सामने रखी गई, फिर वो गाड़ी बरामद की गई, फिर उस गाड़ी का फोरेंसिक हुआ। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं ये पंजाब पुलिस की तरफ से और वहां से आए हैं। अच्छा। अब ज़ाहिर है मैं उनका नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि फैक्ट्स पे ही रहना चाहिए। जो फैक्ट्स अगर गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं तो उनकी मजीद वेरिफिकेशन होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इल्जाम लगाती है कि किसी ने फलां ने टॉर्चर किया या जो किया, इनके पास भी कोई मालूमात है तो वो भी सामने लेके आए। और अगर इन्हें किसी तरह की कुछ शकूक शुबहात हैं, जो फैक्ट्स बताए गए हैं इंतजामिया पुलिस की तरफ से या चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उसके बारे में मजीद वजाहत लें। लेकिन मैं सिर्फ ये दरखास्त कर सकता हूँ कि खुदा के लिए, जैसे मैं आपके सामने कोई वर्जन थोपना नहीं चाह रहा कि ये वर्जन है और यही हकीकत है, इसी तरह वर्जन थोपे मत। अच्छा। ये कौन लोग हैं, कौन जालिम है, कौन फलान है। यानी सादा अल्फाज में मैं ये कह सकता हूँ कि इसे सियासत की नजर ना करें। अच्छा। ना ही पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करें। किसी की मासूम की जान गई है, आप भी कोशिश करें, इंतजामिया का भी काम है कोशिश करना, लेकिन इसका भी काम है कि बिल्कुल हकायक सामने लेके आए। जिसने इसमें कोई भी मनफी किरदार अदा किया है, इसका जिम्मेदार है, उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए, सजा का तयन होना चाहिए। आप कहते हैं जुडिशियल कमीशन, मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में कमीशन बनाए, फैक्ट सामने लेके आए। लेकिन उससे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को रगड़ना, गवर्नमेंट को रगड़ना और जनाब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी, ये ना करें। कोई इससे सियासी फायदा उठाने की कोशिश ना करें। तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो निगरान हुकूमत के हवाले से तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए एक तो पहले रैली है, फिर उसके बाद उस वाक़े के बाद जो कुछ हुआ, क्या इन तहफ़्फ़ुज़ात का आपको लगता है कि जवाज़ है, ये दुरुस्त है? देखें, जो आप उन वाक़यात की बात कर रहे हैं, दफा 144 लगाया गया या उनके कारकुनान के ऊपर जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, जो मीडिया पे मैंने देखा, वो एक पॉलिटिकल डिबेट है। उसमें आप गवर्नमेंट को लताड़ सकते हैं, उसमें आप मरकज की गवर्नमेंट को लताड़ सकते हैं, हमारे खिलाफ आप बात करें, आपका राइट है, और उसमें बिल्कुल करें, वो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, वो सियासत की बात है। लेकिन ये जो किसी की मासूम की जान गई है, मैं दोबारा ये बात अर्ज कर रहा हूं कि खुदा के लिए इस पे सियासत ना करें। वक्त से पहले
किसी नतीजे पे ना पहुंचे और उसे अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल न करें। तो फलां ने मारा है, फलां ने मारा है, जबकि पुलिस की तहकीकात और इंतजामिया की तहकीकात, दोबारा मैं कह रहा हूँ, वो बिल्कुल टाइम लाइन के साथ उन्होंने सारे फैक्ट्स दिए हैं। लेकिन उसकी मजीद वजाहत मांग रहे हैं, कमीशन मुतालबा करें, सुप्रीम कोर्ट के जज के नीचे कमीशन बनाएं। लेकिन जो पॉलिटिकल लाइन है उसके ऊपर आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पॉलिटिकल बयान दे सकते हैं और उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मैं दुरानी साहब, ये निगरान हुकूमत के हवाले से जो आप लोगों के खदशात हैं, कल अब तहरीक इंसाफ ने रैली का ऐलान भी कर दिया है। ये इंतखाबी मुहिम चलनी है, आपका और जो निगरान हुकूमत का मामला है ये बड़ा टेंशन वाला मामला है। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में जो पुरअमन और इंतखाबात का इनकाद है वो मुमकिन हो सकेगा इस सूबे में? ये तो हमने लाहौर में एक वाक़या है, लेकिन अभी तो इंतखाबी कैंपेन जो है वो अगले महीने 2 महीने जो है वो चलनी है, तो फिर ये क्या होगा? देखिए अफजल भाई, ये जो है रहमान भाई, ये जो है ना, इन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। केपी में कह रहे हैं कि दहशत गर्दी है, यहाँ पे इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करनी है। इंतखाबात का हौसला नहीं है इंतखाबात में जाने का। अभी मेरे भाई ने, डॉक्टर साहब को बड़े काबिल एहतराम है मेरे, वो कह रहे हैं सियासत ना करें। बात यह है कि सियासत तो आप लोग कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर भरना किया गया और उस पर जिनसी तशद्दुद हुआ, ठीक है जी, वो तो डकी चुकी बात नहीं है। आजम स्वाति के साथ ही तशद्दुद हुआ, वो भी डकी चुकी बात नहीं। कस्टोडियल टॉर्चर है, अभी भी कस्टोडियल टॉर्चर है। रियासत उसको एड्रेस नहीं कर रही, आप उसका मुंह आंखें छुपाते रहें। इन्होंने प्लान ये किया हुआ है कि जी मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी हो जाएगी कि जिसमें इंतखाबात हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये तो निगरान है ही नहीं ना जी, न्यूट्रल तो किसी सूरत में नहीं। आपको पता है, आज आपको पता है कि मैं जो वैसे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं देखता होता, मैं आईजी की बॉडी लैंग्वेज, मेरा काम ही है, मैं लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ, कंटेंट देखता हूँ, डिस्कोर्स देख रहा था। वो शख्स जो है वो इतना कोई, मैं आपको क्या बताऊं, जालिम शख्स है। वो हंसते हुए कहता है कि ये जो सीपीओ है, कहता है जी 25 मई को तो था, अदालती कमीशन से बच के आ गया जी। मैं जितनी तारीफ करूं कम है इसकी। बल्कि मेरी माओ बहनों को पीटने वाला, लोगों के दरवाजे तोड़ने वाला, लोगों के घरों में घुसने वाला, औरतें बच्चों की पिटाई करने वाला, डंडे तोड़ने वाला, गाड़ियां तोड़ने वाला, वो बंदा कहता है कि जी इसकी मैं जितनी तारीफ करूं कम। अभी परसों भी इन्होंने गाड़ियां तोड़ी हमारी। तहरीक इंसाफ इन हालात में, इस देखिए इसमें लीगल मैंडेट अब यह है कि तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम अदालत जाएंगे कि निगरान वजीर आला को और काबीना को काम से रोका जाए। अब क्या ऐसा होना मुमकिन है या कोई ये कर सकता है? इलेक्शन कमीशन अगर ये कर, इनका जो सियासी जो इनका बयानिया है वो इस वक्त एक इदारे के खिलाफ है, उसका नाम है अदलिया। इनके रास्ते की एक दीवार है, वो अदलिया है। बाकी इन्होंने पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जिस तरह माफिया टेक ओवर कर लिया, इन्होंने सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अदलिया इमरान खान के अलावा सियासी तौर पर इमरान खान खड़ा है, उधर अदलिया खड़ी है। इन्होंने अदलिया को जेर करना है। जब ये जेर हो जाएगा तो फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि पाकिस्तान में क्या होगा। ना हालात इनके कंट्रोल में रहेंगे और ना हमारे कंट्रोल में रहेंगे। आगे चीजें बड़ी मुश्किल की तरफ जा रही हैं। मुझे नहीं पता कि जो फैसला साज हैं वो ये देख रहे हैं कि नहीं कर रहे। अदलिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमले। मैं डॉक्टर साहब तारिक फजल चौधरी साहब, राइट, मैं 1 मिनट दीजिएगा दुरानी साहब। डॉक्टर साहब, फिर इंतखाबात कैसे होंगे? देखिए, इंतखाबात पुरअमन होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए, लेकिन ये जो माहौल बन गया है, जो जलसों में बातें हो रही हैं अदलिया के हवाले से, जजेस के हवाले से, फौज के हवाले से, तो फिर ये कैसे, ये पुरअमन और शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे? देखिए, पाकिस्तान में अगर कोई फिनोमेना मुल्क को इस्तेहकाम या मुल्क को दोबारा ट्रैक पे ला सकता है तो वो शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात है। और बिल्कुल जो आपने बात कही, मैं उससे इत्तफाक करता हूं कि जिस तरह पोलराइजेशन हो चुकी है, जिस तरह इदारों की साख मजरू हो चुकी है और जिस तरह पॉलिटिकल टेम्परेचर को बढ़ाया जा चुका है, लोगों में भी पोलराइजेशन है और एक्सट्रीम की पोलराइजेशन है। और जो इदारे हैं उनके ऊपर जो बातें हो रही हैं, जो बची कुछ जिस इदारे की साख है उसके ऊपर भी जिस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है कि आप अपने उस गोल को अचीव कर सकें जिसका मैंने जिक्र किया।
लेकिन एक और बात भी जरा ध्यान में रखें, जैसे इलेक्शंस के हवाले से अभी तो सूबाई असेंबली के जो इलेक्शन है उनका शेड्यूल आ चुका है जी। और ये कहा जाता है बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जनाब के 90 दिन में जो इलेक्शन है वो आइन में लिखे। आइन में एक और चीज लिखी है और वो वही है जो आप बात कर रहे हैं, गैर जानिबदाराना शफाफ इंतखाबात। और आइन में दर्ज है कि सेटअप होगा, सूबे में जब इलेक्शन होगा उस वक्त भी केयर टेकर सेटअप होगा और जब कौमी के इलेक्शन होंगे तो वो भी केयर टेकर सेटअप में होंगे। यानी नॉर्मली इलेक्शन एक ही टाइम पे होता है। आज अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं जिसका शेड्यूल आ चुका है जी, और आज 4 माह बाद तो वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट होगी, मुझे अब बताएं कि क्या वो इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टी के मातहत गवर्नमेंट के नीचे होंगे वो गैर जानबदाराना और शफाफ होंगे? हारने वाली जमात क्या अगले 5 साल गलियों और सड़कों पे नहीं होगी? अच्छा, ये कॉम्प्लिकेशन है। ये साफ और शफाफ इंतखाबात बिल्कुल मैं जैसे कह रहा हूं कि वो जरूरी है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग देर पास सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन उसके लिए जहां इंतजामी तौर पे मामलात आपने ठीक करने हैं वहां पे आपने ये चीज भी देखनी है तो उस इलेक्शन में वहां पे गवर्नमेंट कौन सी होगी, सेटअप कौन सा होगा। ठीक है, राइट साहब। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं डॉक्टर साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, इसके बाद हमारी ये गुफ्तगू जारी रहेगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदेद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो जाँ बहक हुआ उस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जुडिशल कमीशन का मुतालबा और ये जो इंतखाबी माहौल बनता जा रहा है उस पर बात हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले। इफ्तिखार दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि ये अब कल भी जो इजलास हुआ सिक्योरिटी के खदशात के हवाले से वहां पर जितने इदारे थे उन्होंने कह दिया कि ये इंतखाबात, उनकी राय आई है कि इंतखाबात ना करवाए जाएं। आपको अपनी इंतखाबी मुहिम भी चलानी है और पूरे पंजाब के अंदर जो है वो चलानी है। अब इन सिक्योरिटी खदशात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये को बहुत गैर मामूली आपको नजर आते हैं या फिर आपको लगता है कि ये खदशात इनके बावजूद इंतखाबात होने चाहिए? देखें जी, इंतखाबात बिल्कुल होने चाहिए। 90 रोज का जो टाइम है आईनी पाकिस्तान जो है उसके ऊपर मुकम्मल अमलदारी जरूरी है। यहाँ पे पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता नहीं है। रहमान भाई 2008 में पीक ऑफ जंग चल रही थी, वॉर ऑन टेरर। 2013 में फर्दर पीक था, उसके बाद फिर ये ऑपरेशन शुरू हो गए हैं। उस जमाने में मिलिटेंसी पीक पे थी। दोनों इलेक्शन रुके नहीं रुके। 2008 में मोहतरमा शहीद हो चुकी थी, नहीं इलेक्शन रुके, इलेक्शन हो गए, यहाँ पे भी हो गया। ये बेसिकली एक तरीकाकार है, जैसे मैंने बोला है कि पूरी रियासत इनकी पूरे मुसलत हो गए हैं। एक इदारा रह गया, वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर ये मुसलत होने जा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे सब ठीक है इलेक्शन के लिए। 84 अरब रुपया केपी में ये पॉइंट बोलने थे मुझे जी। चले आप कर लें, बाद में उसके बाद पूछता हूं, क्योंकि केपी में सिक्योरिटी खदशात के हवाले से वो गवर्नर ने भी बात की है। उन्होंने कहा है कि फिर गारंटी कौन देगा जी। 84 अरब रुपया वजीर आजम पाकिस्तान ने पंजाब में MNAs को दिया, लेकिन इनके पास पैसे इलेक्शन कराने के लिए नहीं है। अच्छा, जो गवर्नर साहब ने फरमाया वहां पे केपी के, आपको कहीं से लगता है कि गवर्नर इलेक्शन करवाना चाह रहा है? उसकी जो खतो किताबत हो रही है, आपको लग रहा है वो इलेक्शन करवाना चाह रहा है? वो तो फजल रहमान के दबाव जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो चाह रहे हैं, क्योंकि गवर्नर फजल रहमान को नहीं चाहिए इलेक्शन हो केपी में, उनको तो हुकूमत मिल गई है। वो तो फिरते रहे हैं काफी अरसा कि जी हमें किसी तरीके से हुकूमत कैसे बनाना है। केपी में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जरूर है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है क्योंकि जी आप इलेक्शन ना कराएं। 10 महीने पहले केपी बिल्कुल ठीक था। अच्छा। 11 महीने पहले, अब ये अचानक केपी में ऐसा क्या जुल्म हो गया कि जी केपी में इलेक्शन नहीं हो सकते? ये एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं रहमान भाई। ये अवाम जो है किसी सूरत रुकने वाली नहीं है। अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे ये मुल्क को एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएंगे जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये जो इकोनॉमी इस वक्त है ना, इन्फ्लेशन जो है रहमान भाई, ये कंसाइड कर रही है, लोगों में अनरेस्ट है। अब ये अनरेस्ट कैसे निकालेंगे आप? कुछ करके बताएंगे उनको कि जी अगला हो रहा है, तो उम्मीद दिलाएंगे। इस वक्त उम्मीदें खत्म है। आपसे ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निकल जाएगी और आप इलेक्शन नहीं कराएंगे। इमरान खान भी नहीं रोक पाएगा, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे पब्लिक सेंटिमेंट एंड पल्स बहुत हाई है।
ठीक है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये जो बातें हो रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, फंड्स के हवाले से और फिर कहीं कहीं मरदमशुमारी के हवाले से भी आपने तो जिक्र नहीं किया, लेकिन बिलावल भुट्टो ने और ये कबायली अमायदीन जो हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहीं ये स्टेज सेटिंग तो नहीं हो रही इंतखाबात के इल्तवा के लिए? देखिए, मैं अब ये तो नहीं कह सकता कि ये तो आप जिन जिन वाकयात का या बातों का आपने किया ताल्लुक इंतखाबात के इल्तवा से है, लेकिन जो हकीकतें हैं वो तो सबके सामने है। पाकिस्तान की जो मौसमी सूरत हाल है वो किसी से देखी चुकी है, रोजाना उसके ऊपर प्रोग्राम होते हैं, आपके पास वसाइल कितने हैं। और मैं अपने भाई इफ्तार दुरानी साहब की इस बात को नेगेट करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने MNAs को 84 अरब रुपया दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। इस तरह की कोई भी फंडिंग जो है अभी हम इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते कि हम MNAs को या MPAs को वफाकी हुकूमत इस तरह को फंडिंग करे। तो लिहाजा ये बात जो है ये पता नहीं कि किस मालूमात की बुनियाद पर इन्होंने की है, लेकिन बिलावल ने बोला जारी नहीं हुए। दूसरी बात, नहीं, बिलावल साहब ने वो अपनी पार्टी के हवाले से कुछ कहा होगा, मैं अपनी जमात के हवाले से कह रहा हूँ कि हमारे MNAs को पंजाब में 84 अरब रुपया नहीं दिया गया। इसी तरह साहब जो मरदमशुमारी है वो हो रही है, जरूरत है। अच्छा उन्होंने पॉलिटिकल बात की है, मैं सुनी नहीं, इसलिए उसमें मैं तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन अपने जो फैक्ट है वो तो मैंने बता दिया आपको। दूसरी बात जो है जी कि जो मरदमशुमारी है वो ज़ाहिर हो रही है, सबको पता है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की आपने सिचुएशन बताई है, अब ये कितनी सीवियर है ये मुझे और आपको तो नहीं पता होगा। ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के इदारे हैं, अब एक सीवियर अगर वो सूबा जो है अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्दी की लहर में है, कितना उससे खतरा है, मैं नहीं समझता किसी की नीयत पे शक करना चाहिए। अच्छा, देखिए जो इलेक्शन है वो सियासी जमात, जैसे भी 2 दफा दुरानी साहब ने कहा जी कि ये मुसल्लत हो गए हैं, बात यह है कि हम उन्हीं जमातों की कोएलिशन से गवर्नमेंट में हैं जिनकी कोएलिशन से 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में रही है। अगर हम मुसल्लत शुदा है तो फिर तहरीक इंसाफ भी मुसल्लत शुदा थी, और उसके मुसल्लत शुदा होने के कुछ और भी वजूहात है, पूरी कौम को पता है। तो लिहाजा ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और कोएलिशन गवर्नमेंट है। और नीयत की जो मैंने बात की है, देखें इलेक्शन के बगैर वो हमारा सिस्टम, क्योंकि पार्लिमानी सिस्टम है, ये चल नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। कल हो परसों हो, ये इलेक्शन तो होना ही होना है। इलेक्शन और इलेक्शन से कोई जमात कितना भाग सकती है। और मुझे ये बताएं कि 4, अगर आप मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी कि मीडियम जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती जी, ये चाहते हैं जनाब इलेक्शन 4 महीने आगे हो, 4 महीने बाद क्या पाकिस्तान में कोई तेल के जखायर नहीं निकल आने हैं? अच्छा, ठीक है, हालात राइट तब्दील हो गए हैं, तो इलेक्शन तो होना है। राइट, तो फिर डॉक्टर साहब वो पहले भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, आज की इस बहस में मौजूद थे। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आखिरी हिस्से में बात होगी सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात की बहाली की, और उस पर जो है वो बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद में आ रहा हूं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जो है वो बात करनी है ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इन ताल्लुकात की बहाली और सिफारत खाने खोलने पर दोनों ममालिक ने इत्तफाक किया है। और चीन का बड़ा अहम किरदार है सालसी के अंदर। ये जो खबर है इसके उम्मत मुस्लिमा पर, जो मुसलमान ममालिक हैं और ख़ास तौर पर फिर पाकिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान पर इसके जो है वो क्या असरात हो सकते हैं, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात होगी। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल, मेरे साथ मौजूद हैं, और आसिफ दुरानी साहब सफ़ीर रह चुके हैं, वो मेरे साथ आज प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है। मैं पहले ज़रा ताहिर अशरफी साहब की इजाज़त से आसिफ दुरानी साहब से जानना चाहता हूं कि ये एक ऐसी डेवलपमेंट थी जिसने बहुत सारे लोगों को थोड़ा हैरान भी किया है। दुरानी साहब, आपको क्या लगता है वो क्या अवामिल और क्या मुहर्रिकात बने जिसकी वजह से दोनों ममालिक इस बात पर आमादा हो गए, और चीन की सालसी में? यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ख़ासकर इसमें चीन का इन्वॉल्वमेंट जो है वो सबके लिए एक सरप्राइज़ है, और आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक प्लेजेंट सरप्राइज़ होना चाहिए।
क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने भी सालिसी की पेशकश की थी जब सऊदी अरबिया ने ईरान से अपने ताल्लुकात मुनक़ता किए थे, लेकिन उसमें ईरान ने तो तस्लीम किया पाकिस्तान की मीडिएशन को, लेकिन सऊदी अरबिया रिलक्टेंट थे। उसके बाद तकरीबन पिछले 2 सालों में इराक ने एक रोल प्ले किया, मीडिएटर रोल या फैसिलिटेटर का रोल, अब मीडिएटर तो नहीं कह सकते, फैसिलिटेटर का रोल किया। उनके मेरे ख्याल में कोई 10 के करीब मीटिंग्स भी हुई बगदाद में, लेकिन उसका भी नतीजा सामने नहीं आया। लेकिन ये जो चीन के कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो ये यकीनन एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इसमें न सिर्फ ईरान और सऊदी अरबिया के जो है सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, बल्कि इसमें चाइना का भी रोल मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में उभर के आया है, और जिसके मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म असरात आप देख सकते हैं। अच्छा, ठीक, राइट। ताहिर अशरफी साहब, मुसलमान ममालिक के जो तनाज़ात हैं उनके तनाजुर में आप इस डेवलपमेंट को, इस पेशरफ्त को किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि खुशखबरी है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी अरब के वलीअहद जो है अमीर मोहम्मद बिन सलमान 2016-17 में इस मौजू पर मेरी उनके साथ एक नशिस्त हुई थी, तो उनका कहना था कि हम ईरान के साथ सुलह चाहते हैं, हम ईरान के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन कुछ असबाब है जिनकी वजह से हम ये चाहते हैं कि जो मुदाखलतें हैं वो खत्म हो। फिर उसके बाद अभी जैसे बताया कि इराक में मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ, जिसमें सऊदी अरब के मौजूदा वजीर दिफा जो है उस वक्त के नायब वजीर दिफा थे, जो अमीर मोहम्मद बिन सलमान के भाई है अमीर खालिद, ये शरीक होते रहे। और उसके बाद अभी आपने देखा कि 2 माह पहले जब वहाँ गए चीन के प्रेसिडेंट सऊदी अरब में, और वहाँ खलीजी ममालिक की सारी क़यादत भी वहाँ आई, तो उस वक्त ये सारी चीजें डिस्कस हुई। चूंकि अमीर मोहम्मद बिन सलमान जो है उनका जो हदफ है वो ये है कि आप इकानमी पे मजबूत हो, आप मुआशी तौर पे मजबूत हो, और ये जो आपस की फिरका वाराना या इस तरह की कोई चीजें हैं या बैरूनी मुदाखलतें हैं इस्लामी ममालिक के अंदर, ये खत्म हो। ये कल के इस ऐलान के बाद मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बहुत बेहतरी की तरफ जाएगी। और आपको लगता है कि पाकिस्तान के हवाले से भी, मजहबी हम आहंगी के हवाले से ये अच्छी खबर है? मैं समझता हूँ ये बहुत हमारे लिए, तो हम तो एक वो 2 धारी तलवार के ऊपर खड़े थे ना जी, हमारे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा की बात है। और हमारे लिए नहीं, ये जो मैंने अर्ज किया यमन है, शाम है, इराक है, यहाँ की सूरत हाल भी बेहतर होगी। और फिर चूंकि मुसलमानों का मरकज है मक्का और मदीना अर्ज़ हरमैन शरीफैन, तो उस हवाले से। लेकिन अगर एक और बात भी मैं साथ ही अर्ज कर दूं कि अगर आप देखें तो इसी हफ्ते में एक दूसरी डेवलपमेंट भी हुई है, जो कि यूक्रेन और रूस के दरमियान सऊदी अरब ने कोशिश कर रहा है अमन की और जंग के रोकने की। तो अमीर मोहम्मद बिन सलमान, जो शाह सलमान है, उनकी सरपरस्ती में जिस अंदाज से मुआशी, इक्तिसादी और सऊदी अरब का जो एक मकाम है हरमैन शरीफैन की वजह से, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। और इससे पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे असरात आएंगे, और मुआशी इक्तिसादी तौर पर भी जो खित्ते के ममालिक है उनमें बेहतरी आएगी। ठीक है, आसिफ दुरानी साहब, मुझे एक चीज बताइएगा, एक तो अमेरिका की जगह चीन का किरदार इस तरह के मुआहदे में सामने आना, और फिर ये जो मुस्लिम ममालिक के तनाज़ात हैं, ये तो हो गया कि सफारत खाने खोलने पर इतफाक हो गया, लेकिन ज़ाहिर बात है इन ताल्लुकात की एक हिस्ट्री तो है। आगे का जो रोड मैप है उन तनाज़ात के हवाले से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो चैलेंज है या ये अपॉर्चुनिटी है? देखिए रहमान साहब, अभी तक रोड मैप तो वाज़ेह नहीं है। अभी तो फैसला जो हमने देखा है वो ये है कि वो सफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, यानी दोनों मुल्कों के सफारतखाने दोबारा से काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमें फौरी तौर पे यूफोरिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पास्ट इज अ गाइड, तो उसमें ये बड़ी मसालती कोशिश रही हैं
प्रेसिडेंट हाशमी रफसंजानी के ज़माने में तकरीबन कोई 20 साल पहले ये कोशिश हुई थी। उसमें सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान इख्तलाफात काफ़ी हद तक दूर हो गए थे, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे हालात हैं। हम मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो है ये मौसम की तरह बदलती रहती है और इसमें कुछ नहीं कहा जा सके किस वक्त क्या हो जाए। अमेरिका का जहाँ तक किरदार है, वो अमेरिका ने असल में कभी सालिसी का रोल अदा इस तरह से किया नहीं है। हाँ, उसमें इजराइल की कॉन्टेक्स्ट में तो वो करेगा, लेकिन सऊदीया और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में वो कभी ये किरदार अदा नहीं करेंगे। और ख़ासकर जब आप सालिस की बात करते हैं या फैसिलिटेटर की बात करते हैं, तो उसमें न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है, फैसिलिटेटर या सालिस का। तो ईरान जो है कभी भी अमेरिका को एज अ फैसिलिटेटर या मीडिएटर कभी तस्लीम ना करता। पाकिस्तान शायद हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान ने जो मिडिल ईस्ट के अंदर हमेशा एक पॉलिसी रखी थी कि जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान डिस्प्यूट्स हैं उनको पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए। तो इसके लिए जो फैसिलिटेशन है, तो पाकिस्तान के आपको लगता है सफारती जो डिप्लोमेटिक चॉइसेस हैं उनमें कुछ आसानी होगी? जी यकीनन, इसलिए कि पहले तो पाकिस्तान अंडर प्रेशर इस वजह से रहा था कि आपको वो दोनों साइड ये देख रहे थे कि आप जो है आपका रुख किस तरफ है और कैसा है, लेकिन पाकिस्तान ने एक पॉजिटिव न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी। पॉजिटिव न्यूट्रलिटी मैं इसलिए कहता हूँ कि इसमें सऊदी अरेबिया का जो सिक्योरिटी था उस एस्पेक्ट में हमने सऊदी अरेबिया को विद इन इट्स बॉर्डर्स एश्योरेंसेस दी थी। ईरान को हमारी एश्योरेंसेस ये थी कि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो ईरान की सलामती या उसकी सॉवरेनिटी के खिलाफ हो। लेकिन अब जो अब सूरत हाल है उसमें यकीनन ये जो प्रेशर पाकिस्तान पे रहा है वो कम हो जाएगा। जी ठीक। ताहिर अशरफी साहब, आगे का रोड मैप खास तौर पर मुसलमान ममालिक के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या होना क्या चाहिए? देखिए, इसमें जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर है डॉक्टर मुसाद सऊदी अरब के, और ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी के जिम्मेदार है, वो बैठे हैं और एक बड़ी सतह पे ये मुआहिदा हुआ है और अभी उसकी तफसीलात ये आई है कि सिर्फ ये नहीं कि इस मुआहिदे के नतीजे में 2 माह में सफारतखाने खुल जाएंगे, बल्कि आगे जो मुआहिदे हुए हैं तिजारत के, इक़्तिसादी मामलात के, बाकी उनको भी जो है वो आगे लेके चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अब ईरान और सऊदी अरब, ईरान के पास भी ये मौका है कि वो अपने ताल्लुकात को मजीद खलीज में और अरब ममालिक में बेहतर करे, और सऊदी अरब जो है उससे आगे बढ़कर जो है एक ऐसी पेशरफ्त सऊदी अरब की तरफ से आई है। और मैं समझता हूँ दोनों ममालिक, और चाइना का भी हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। चाइना हमारा दोस्त है, इस नाते हमें ज्यादा वो एक कुव्वत और ताकत लगती है। इन तीनों ममालिक ने बहरहाल गुज़श्ता रोज एक पूरी दुनिया को अमन के हवाले से एक अच्छी खबर दी है, एक अच्छी खबरी दी है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आगे जो है तो यमन का आप देखें ना, अगर यमन में गुज़श्ता चंद माह से जो हौसी हमले कर रहे थे सऊदी अरब पे, वो रुके हुए हैं, और इस तरह तो ये चीजें आस्ता आस्ता आगे की तरफ बढ़ेगी और हमें अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए ईरान से भी और सऊदी अरब से भी। और चूंकि एक बड़ी कुव्वत इसके दरमियान में बैठी है, तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसी बात नहीं होगी कि जिससे दोबारा तनाव पैदा हो। राइट, बहुत शुक्रिया अल्लामा अशरफी साहब। आसिफ दुरानी साहब प्रोग्राम के हिस्से में मौजूद है हमारे साथ। बहरहाल ये बड़ी खबर है जो मुसलमान ममालिक के आपसी ताल्लुकात और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से भी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान एमान नज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।